कहानी की शुरुआत होती है गार्डन से, जहाँ पर आर्सन और रेजिना खड़े होते हैं। रेजिना थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि उसको याद रहता है उसकी पुरानी ज़िंदगी। अब आर्सन उसके सामने आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद फिर वो अपने जेब में हाथ डालता है और रेजिना को लगता है कि वो उसको मारने वाला है, तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हाथ आगे कर लेती है। बट नहीं, वो रेजिना को प्रपोज़ करने वाला होता है। प्रपोज, उसने रिंग निकाली होती है, एक डायमंड रिंग। उसको देख के रेजिना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो रिंग दिखा के उससे पूछता है, विल यू मैरी मी। इसको सुन के तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसको याद रहता है उसकी पहली वाली ज़िंदगी में जब उसने ये नावल पढ़ी थी तो उसमें रेजिना का बहुत बुरा हाल हुआ था, क्योंकि आर्सन ने एक का मर्डर कर दिया था और उस मर्डर के बारे में रेजिना जानती थी। उसने वो मर्डर गलती से देख लिया था। उसके बाद आर्सन ने रेजिना को भी मार दिया था, उतनी ही बुरी मौत जितनी उसने उस मर्डर में मारा था। उसने फिर सोचा कि अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं ध्यान दूंगी कि अब मुझे आर्सन के सामने नहीं आना, क्योंकि जब जब वो आर्सन के सामने आएगी उसको वो पूरा प्लॉट याद आएगा। तो उसका पहला प्लान था कि अब मैं मर्डर अवॉइड करूँगी, इसलिए वो सो गई। उसके बाद क्योंकि उसको शाम को एक पार्टी में जाना था तो उसको पता था कि उसको आर्सन को फेस करना पड़ेगा, और उसने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ही वो पार्टी में पहुँची उसको गॉसिप्स के बारे में सुनाई देने लगा कि मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है। उसके बाद उसकी दोस्त उसके पास आके बताती है, तुम ठीक तो हो, मैंने सुना क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा। उसके बाद फिर उस देखती है कि आर्सन की एंट्री हुई। आर्सन उसके पास ही आया रहा था सबसे पहले मिलने, क्योंकि आर्सन ने उसको देख लिया था मर्डर वाली जगह में, बट आर्सन ऐसे बिहेव कर रहा था कि नहीं देखा था। उसके बाद अर्जिना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी उससे बात करने में, तो वो उससे सॉरी बोल के साइड ले लेती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा काँपने लगती है क्योंकि उसको पता है कि पहले वाले उसमें आर्सन ने ही उसका मर्डर करा था, और वो सोचकर वो इस वाली लाइफ में भी नहीं जी पा रही थी। उसका पहला था कि अब मुझे आर्सन को अवॉइड करना है। तो आर्सन ने बोला कि ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन वो ऐसे मुस्कुराया जैसे वो सब जानता था। उसके बाद फिर आर्सन अपने दोस्त के साथ उसके बाद रेजिना अपनी दोस्त के साथ आके रेस्ट करने लगी बैंक्वेट में, और फिर वो याद करने लगी उसकी फ़ैमिली जो थी मेजेस्टी फैमिली के बहुत अच्छे सबॉर्डिनेट थे, उसकी फ़ैमिली भी और आर्सन की फ़ैमिली भी। इसलिए कहीं ना कहीं उसको आर्सन को हर बार टकराना ही था, और ये सोच के उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी, क्योंकि उसको अब सबसे ज़्यादा डर आर्सन से लगता था। आर्सन जो हर जगह उससे टकरा जाता था, जाते वक्त भी उससे टकरा के जब वो अपने घर जा रही थी, और जैसे ही उसने आर्सन को देखा वो वापस घबरा गई, और आर्सन ने उससे यही पूछा, तुमने उस दिन कुछ तो देखा था। लेकिन उसने ऐसे बिहेव करा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं तो थी भी नहीं। उसके बाद फिर वो वापस दौड़कर पार्टी में आ गई, और जैसे ही वो पार्टी में आई उसने उसकी जो दोस्त है वो बोलती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही हो और बहुत ज़्यादा पीली पड़ गई हो। तो बोलती नहीं नहीं सब ठीक है। फिर एकदम से उसने सुना कोई बोल रहा है आर्सन ने ही मर्डर करा हो सकता है, क्योंकि आर्सन वो उस प्लेस के में देखा गया था। तो फिर सर्जना बात संभालने के लिए बोलती कि वो तो उस दिन ज्वेलरी शॉप गया था, क्योंकि मैं भी वहीं पर थी तो मैंने देखा था। तो सबको ये नई गॉसिप मिल गई और सब उसके आसपास मंडराने लगे कि अच्छा तुमने उसको देखा था। तो फिर वो बताने लगी कि हाँ वो उस दिन ज्वेलरी लेने गया था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, उसने ये कपड़े पहने थे वगैरह वगैरह, कि किसी को आर्सन पे शक ना हो, और क्योंकि अगर आर्सन पे शक हुआ तो उस पर भी शक आएगा। तो वो खुद को ही बचाने की कोशिश कर रही थी, बट सबको क्या पता असलियत तो वो जानती है कि हाँ उसने देखा था आर्सन को मर्डर करते हुए। फिर वो घर आ गई और यही सोच के वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उसके घर वालों के साथ जब वो डिनर टेबल पर बैठी तो सब यही बात कर रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो, कोई बात परेशान करी तो तुम बता सकती हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। पर वो कैसे बता देती जो हुआ था। उसके बाद फिर उसने उनको बताया परेशान ना करने के लिए कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने ओपरा जाने के लिए टिकट ली है, तो मैं उसके साथ आज ओपरा देखने जाऊँगी, आप लोग परेशान मत हो। मैं अभी तक मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं थी। उसके बाद फिर लोग ओपरा ला के बैठे। जब वो ओपरा में आई तब भी वो देख रही थी कि आर्सन तो नहीं है कहीं आसपास, लेकिन नाइटमेयर तो नाइटमेयर होता है, आर्सन वहाँ पर भी आ गया। जैसे ही वो रेस्ट रूम जाने लगी उसने देखा कि आर्सन उसके बगल में खड़ा हुआ था, और जैसे ही उसने आर्सन को देखा वो और ज़्यादा घबरा गई। और फिर उसने घबराते घबराते ही आर्सन से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप भी ओपरा देखने आए हैं। और फिर वो सोचती कि जैसे जितना मैं उससे भागती हूँ उतना ही मेरे पीछे आता है। और फिर अगले दिन उसके लिए एक डिलीवरी आई, बेसिकली एक गिफ्ट आया जो आर्सन की तरफ से रेजिना को था। वो गिफ्ट देखकर पहले तो रेजिना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि उसने भेजा क्या। उसके बाद जो उसकी पर्सनल यूनिट थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वो आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, लेकिन वो गिफ्ट देखकर उसको लगा कुछ बुरा हो सकता है, तो उसने बहुत सावधानी से खोला। लेकिन जब उसने वो गिफ्ट खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड नेकलेस था। उस गिफ्ट को देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा गई। उसके बाद फिर उसको बताया उस गार्ड ने कि आपके लिए एक लेटर भी है। उस लेटर में उसने सोचा कि पक्का इस लेटर में कुछ बुरा लिखा होगा, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा उस लेटर में बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग से उसके लिए लिखा था एक पार्टी इन्विटेशन, और नेक्स्ट पार्टी में आर्सन चाहता था कि रेजिना वही नेकलेस पहने।
फिर वो नेकलेस लेके अपने रूम में जाने लगी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई कंडीशन में। तो उसका भाई उसको मिल गया। उसका भाई पूछता क्या हुआ तुम्हें, और उसके भाई ने जब वो नेकलेस नोटिस करा तो वो पूछता ये तुम्हें किसने दिया। तो रेजिना बात घुमा के बोलने लगी अरे भाई कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही है, मैंने ऑर्डर करा था नेक्स्ट पार्टी के लिए। और फिर वो दौड़ कर अपने रूम में आ गई। जैसे ही वो अपने रूम में आई वैसे ही वो देखने लगी कि बहुत सारे इन्विटेशन आ रखे हैं उसके लिए। तो फिर उसमें से एक इन्विटेशन उठाती है और समझ जाती है कि ठीक है मुझे इसी में जाना है ये नेकलेस पहन के। और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने लगी कि मैं उससे मिली ही क्यों। जब वो अगले दिन पार्टी में पहुंची तो उसने देखा उसकी दोस्त उसकी तरफ हाथ वेव कर रही है कि तुम इधर आ जाओ, हम इधर। जब वो वहाँ पहुंची तो वो अपने बॉयफ्रेंड को उससे इंट्रोड्यूस करने लगी कि ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड। उसकी कुछ देर बाद जब वो लोग बातें करने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर आर्शन आ गया है। आर्शन को देख के वो सब लोग बहुत ज़्यादा रगीन थे क्योंकि रगीना से ज़्यादा वही पहना था जो उसने उसको गिफ्ट में भेजा था। आर्शन को देख के रगीना 2 मिनट के लिए तो बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद उसकी जो दोस्त है वो आर्सन से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। तो वो उससे कुछ न कुछ बोलने लगी कि ये यहाँ क्यों आया वगैरह वगैरह। आर्सन ने जब उसे देखा तो वो उसकी तरफ आने लगा और उससे बात करने लगा। फिर उसने उसकी नेकलेस की तरफ देख के तारीफ़ करी कि तुम इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, ये तुम्हारे लिए ही बना है। उस नेकलेस को देख के उसने बोला कि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें चुनकर ये चीज़ दी है। ये सुन के ही सब गॉसिप करने लगे क्योंकि आर्सन ने रगीना को एक डायमंड नेकलेस दिया था जो लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आर्शन फिर उससे और ज़्यादा बातें करने लगा। उससे जो रगीना थी वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई क्योंकि उसकी पुरानी लाइफ में याद है आर्शन उससे बहुत ज़्यादा रूड हुआ करता था। उसके बाद फिर आर्शन ने पीछे मुड़ के देखा कि उसकी दोस्त है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो नहीं चाहती थी वो आर्शन से बात करे। उसके बाद जब आर्शन चला गया तो रगीना की जो दोस्त है उसने उससे पूछा कि क्या चल रहा है तुम लोग के बीच में, तुम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल दिखती हो, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। उसके बाद रगीना वहाँ से चली गई एक टेरेस के पास। वहाँ पर उसने वाइन ली और आराम से लीन होकर खड़ी हो गई। लेकिन जब वो खड़ी हुई तो गलती से उसका हेयर क्लिप वहाँ से नीचे गिर गया। उसके बाद फिर उसने देखा कि वो हेयर क्लिप वहाँ एक पेड़ में फंसा हुआ था। उसको लगा कि वो झुककर उसको निकाल सकती है। तो वो जैसे ही वहाँ से उतरने की कोशिश कर रही थी निकालने के लिए तो उसका पैर स्लिप हो गया और फिर वो नीचे गिर गई। क्योंकि वो जो पेड़ था वो इतना घना नहीं था, वो उसका बैलेंस संभाल नहीं पाया तो वो नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिरी तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ निकली चिल्लाने की क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ जब वो नीचे गिरी। जब उस नीचे गिरी तो उसने देखा उसका जो हेयर क्लिप था वो एक बिल्ली के मुंह में था। वो उसको फंसा कर जा रही थी और जैसे ही उसने उस बिल्ली से प्यार से बोला ही कैट गिव माई हेयर पिन बैक, तो वो उस बिल्ली ने वो उसको नहीं दिया और वो आगे आगे बढ़ने लगी। उसके बाद फिर वो उसके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी वो हेयर क्लिप लेने के लिए, लेकिन फिर वो बिल्ली भागने लगी और उसको पीछा करते करते उसने देखा कि वो बिल्ली गायब हो गई क्योंकि वो इतनी तेज़ नहीं भाग पा रही थी, उसके पैर में चोट लग गई थी गिरने की वजह से। फिर जब उसने देखा कि वहाँ पर अशर खड़ा हुआ था, उसको देख के रगीना वापस छिटक गई कि अभी ये यहाँ कहाँ से आ गया। उसके बाद फिर उसने देखा कि अशर के पास एक ब्लैक पैंथर खड़ा हुआ था और उसने उससे कहा गुड वर्क। उसके बाद फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसने कुछ निकालने की कोशिश करी। रगीना को लगा कि ये पक्का मारने वाला है मुझे, इसलिए सेल्फ डिफेंस में आकर उसने दोनों हाथ अपने मुंह के पास रख लिए। लेकिन उसको क्या पता था, यही तो ट्विस्ट है स्टोरी का जो स्टार्टिंग में हुआ था पार्ट 1 में। मस्ट वॉच पार्ट 1। उसमें उसने उसको प्रपोज कर दिया। ये देख के रगीना एकदम शॉक में हो गई। उसने कुछ भी उसको समझ में नहीं आया था वो क्या बोले क्या रिप्लाई करे। अरशर ने उसका हाथ पकड़ा, उसको रिंग भी पहना दिया, उसको किस भी कर दिया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद वो सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे यहाँ से जाऊँ। उसने कुछ कोशिश करी थी बोलने की, पर जैसे ही वो बोलने जा रही थी पीछे से उसके दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड आ गया। उसकी दोस्त ने एकदम से चिल्ला के पूछा आर वेडिंग, क्योंकि वो उसने सारी बातें सुन ली थी अशर और रगीना के बीच में। जैसे ही उसने ये सुना अशर ने उसका हैंड क्लिप निकाल कर उसको वापस दे दिया और रगीना अपने दोस्तों के साथ चली गई। रगीना के दोस्त उससे बहुत तेज़ी से पूछने लगी ये क्या बात हो रही थी, तुम लोग विवाह शादी कर रहे हो, इसलिए तुम इतना बुरा बिहेव कर रही थी बिकॉज तुम मुझसे छुपा रही थी ये बात वगैरह वगैरह। और जैसे ही वो लोग अंदर आए रगीना की जो दोस्त है वो बोलती कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये आदमी इस आदमी से तुमसे ऐसे शादी कर सकती हूँ। तो फिर रगीना को याद आया प्रीवियस लाइफ में अशर और अशर की बेस्ट फ्रेंड ने शादी करी थी एक दूसरे से क्योंकि वो प्यार करने लगे थे। तो उसको लगा हो सकता है कि ये प्लॉट ट्विस्ट इस वाले में भी हो, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसके बाद ये लेटर अशर ने उसके घर वालों तक पहुंचा दिया और उसके जब घर वालों को ये सब पता चला तो वो लोग बहुत खुश हुए। उनको ऐसा था कि हमारी बेटी की मर्ज़ी की हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन अब उनकी बेटी उनको भी नहीं बता पा रही कि क्या चल रहा है घर में, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि वो आगे इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी। वो सिर्फ खुद का मर्डर ना होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। फिर अशर उससे मिलने आया और उसने उससे कहा कि हम पहले इंगेजमेंट कर सकते हैं शादी से पहले, मुझे शादी इतनी जल्दी नहीं करनी। तो अशर मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि तुम मेरे घर पर आके रहोगी। और यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है क्योंकि उसके घर पे जाके रहना इज़ मोर मेस। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी पर उसको जाना ही पड़ा।
उसके बाद नेक्स्ट डे उसने अपना सामान पैक करा और वो उसके घर के पास पहुंच गई। फिर उसने देखा कि तो वही गार्ड था जो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था। वो थोड़ा हेजिटेट हो रही थी लेकिन वो गई। लेकिन जब उसने कमरा देखा उस घर का, फिर उसने सोचा ये तो मेरे भी घर से ज़्यादा बड़ा कमरा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा वो कमरा था। और फिर उसने बेड में बैठ के सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, इतनी सी बात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं ये दूसरी लाइफ जी रही हूँ। फिर फर्स्ट डे उन लोगों ने साइलेंटली बैठ के टी इन्जॉय करी। सेकेंड डे उन लोगों ने वॉक करा। और फिर थर्ड डे अर्शद ने उसको बताया उन लोग को एक इन्विटेशन आया है पार्टी का, तो तुम जाना चाहोगी। और फिर उसने कहा कि ये अच्छा मौका है, थोड़ा मुझे रिफ्रेशिंग भी लगेगा। तो फिर वो तैयार हो गई जाने के लिए, लेकिन तो भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी थी। वो दोनों साथ में एक साथ किसी गैदरिंग में जा रहे थे। उसके बाद अशर सोचता कि ये एकदम बिल्कुल पपी की तरह लगती है जब इतना सोचती है। फिर अशर ने उसके लिए टेलर का अरेंजमेंट करा जिसने उसका तुरंत ही नाप लिया बहुत अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना के रेडी भी कर दी। उसके बाद फिर अशर आया। अशर ने देखा कि सारा काम हो चुका था तो वो आके उसके पास बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा वो थोड़ा शिफ्ट होने लगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है उसके पास। उसके बाद अशर ने उससे कुछ बोलने की कोशिश करी तो वो टालने लगी थी वो बात। लेकिन फिर अशर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया और उन लोगों ने हक कर लिया। लेकिन तभी टेलर अंदर आ गया ड्रेस लेकर जो उसने सिली थी ट्राई करवाने के लिए। और जैसे ही वो अंदर आया उसने अशर और मैडम को ऐसे देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई। लेकिन फिर उसने ग्रीट करा कि सर काफ़ी टाइम बाद आपको देख रही हूँ। और अशर ने भी उसको ग्रीट करा कि हाँ मैं भी आपको काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ। उसके बाद इसी बहाने से वो चली गई वहाँ से कि मुझे ड्रेस ट्राई करनी है। उसके बाद वो लोग उसको ड्रेस पहनाने में हेल्प करने लगे। फिर जब उसने ड्रेस पहन ली तो वो बाहर आई और अशर उसको देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसका डेविल और बहुत सॉफ्ट साइड दोनों ही एक साथ बाहर आने लगा। फिर उसने उसको हाथ दिया कि तुम मेरे पास आओ। जैसे ही वो उसके पास आई उसने उसको हक कर लिया और बहुत अच्छे से बोला कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम ऐसे ही चलोगी। ये सब देख के जो पीछे टेलर खड़े तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए और बहुत ज़्यादा शॉक भी फील कर रहे थे क्योंकि ऐसा प्यार उसने आज तक किसी से नहीं करा था। उसके बाद फिर वो करेज में आए। गैरेज में भी वो उसको घूरे रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसने अपना हाथ दिया उसको उतरने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मोमेंट था उसके लिए क्योंकि उसको फील नहीं कर पा रही थी किसी भी चीज़। लेकिन तो भी उसने हेजिटेट करते हुए अपना हाथ दे दिया और फिर उन लोगों के साथ में एंट्री ली। एकदम ब्राइट स्माइल के साथ एंट्री लेती है पार्टी में। उसके बाद फिर वो लोगों से मिलना स्टार्ट करती है जिसने ये पार्टी होस्ट करी थी। फिर पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है। उसका हस्बैंड भी उसको ग्रीट करता है और उसका हस्बैंड उसके लिए चीज़ केक लेकर आया होता है क्योंकि उसको वाइफ को चीज़ केक पसंद था। लेकिन जब उसने चीज़ केक देखा तो वो थोड़ा एम्बैरस हो जाती है और उसको लगता है कि मुझे ये खाना ही पड़ेगा, ये लाया था। पर उसको भूख नहीं थी खाने की। फिर उसका हस्बैंड भी किसी और से बातें करने चला जाता है और उसको साइड देख कर मौका पाती है शांति से कहीं बैठ के खाने पीने का। और फिर वो चली जाती है वहाँ पर खाने पीने। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड के ऊपर जो उससे ही मिलने आ रहा होता है। फिर उसको वो अकेले में जाके पूछता है कि तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, ये मुझे तुमसे बहुत पहले से पूछनी थी। वो पूछती है पूछो। तो वो पूछता है कि तुम सच बताओ, तुम इस मैरिज में फोर्सफुली तो नहीं लाई गई हो ना? कोई बात है वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ? बात तो ऐसी नहीं है, वो ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा लेकिन वो ये सारी चीज़ें उसको नहीं बता सकती। तो वो हंसते हुए टाल देती है कि तुम भी ये क्या फालतू चीज़ें सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है आज के ज़माने में। उसके बाद फिर वो उसको बाल सहलाती है बच्चे की तरह और तभी उसका पति ये सब देख लेता है। तो अशर को ये बहुत बुरा लगता है। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। वो बहुत डार्क आई से उसको देखता है। तभी अशर रजीना के पास आता है और रजीना ये देख के घबरा जाती है कहीं वो जान ना जाए कि उसके बीच में क्या बातें हुई थी। तो वो जाकर उससे एकदम गले मिल जाती है और प्यार से बोलती है वो डार्लिंग तुम आ गए, चलो अपन चलते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर अपना सर पकड़ लेती है फ्रस्ट्रेशन में कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब वो लोग घर आते हैं तो अशर को कहीं जाना रहता है तो उसको गिरना किस देता है उसके हाथों में और फिर वो चला जाता है। ये देख के रजीना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। उसको ये बहुत अजीब लगता है। फर्स्ट टाइम वो कुछ ऐसा फील कर रही थी लेकिन फिर उसको एकदम से याद भी आता है कि उसने पहली वाली लाइफ में उसके साथ क्या किया था तो उसको डर भी लगने लगता है। वो सब सोच के फिर वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ उसके लिए बटलर सब रेडी करके रखा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब आती है बटलर उसको बोलता है कि सर बाहर गए हुए हैं। तो वो देख के थोड़ा अजीब फील करती है क्योंकि अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि उन लोगों ने साथ लंच ना करा हो। उसके बाद वो उनसे पूछती है कुछ हुआ है और फिर उसको एकदम से रात का किस याद आ जाता है तो वो और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो अपना माइंड झटक कर बोलती है नहीं मुझे भी खाना खाने में फोकस करना चाहिए। फिर उसको एक जगह जाना भी था। फिर रजीना कहीं जा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि ये वाली टाइमलाइन पहले वाली टाइमलाइन से अलग थी क्योंकि जो उसने बुक में नॉवल पढ़ी थी उसमें ऐसी कुछ घटना नहीं हुई थी। अभी वो जहाँ जा रही है वहाँ पर आग लगी हुई है पर ये ओरिजिनल स्टोरी में नहीं हुआ था और यह काफ़ी ज़्यादा पास लगी होती है उसके घर के। तो वो जाती है देखने की वहाँ की कंडीशन कैसी है वगैरह वगैरह और उसके साथ एक फ़ीमेल गार्ड रहती है।
घर की कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भयानक आग लगी थी, अंदर कोई भी नहीं बचा था। और फिर वो याद करती है कि ऐसा ओरिजिनल टाइमलाइन में कभी हुआ ही नहीं था, आग तो कभी लगी ही नहीं थी। फिर वो वहाँ से जानने की कोशिश करती है, तभी वो नोटिस करती है कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर जैसे ही वो जानती है वो उससे टकरा जाता है और फिर उसको आवाज़ देने लगता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, बट तभी अशर आ जाता है पीछे से और अशर डार्क आइज लुक देता है, तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है बिना परेशान करे उसे। फिर अशर रजीना से पूछता है, रजीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर रजीना उसको आंसर देती है कि मैं बस कंडीशन देखने आई थी, कितनी बुरी हालत है, तुम बताओ तुमने क्या किया यहाँ पर। और फिर जब वो लोग आने लगते हैं रास्ते में, तब वो उसको पूरी कंडीशन बताता है और फिर उसको देख के ब्लश करने लगता है। तो ये चीज़ें उसको बहुत अजीब लगती हैं क्योंकि जब वो पहले वाली लाइफ याद करती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि पहले वाली लाइफ में उसने उसको मारा था और इस वाली लाइफ में उसको ज़्यादा अहमियत देता है उसको। फिर उसके बाद एंट्री होती है एम्प्रेस की, जो असर की छोटी बहन भी है। वो एम्प्रेस है और अशर अभी और वो भी उसी के बारे में बात कर रहा था। ये एम्प्रेस की ही प्लानिंग होती है आग लगाना और फिर अशर को कहीं वो करवा देना। उसके बाद फिर उसको गार्ड बताता है कि अशर बाबा शादी कर रहे हैं और फिर ये सुन के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। फिर पूछती है कि वो कौन है, मैं उससे मिलना चाहूँगी। और ये सुन के उसका जो गार्ड होता है वो एक लेटर भिजवा देता है। अगले दिन जब अशर और वो चाय पी रहे होते हैं तो अशर उसको बताता है कि उसकी बहन का इनविटेशन आया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुन के वो रोने लग जाती है, मन ही मन बोलती है एक कम था जो अब दूसरी भी आ गई। ये सुन के फिर वो बोलती है कि जाना ज़रूरी है, तो वो बोलता है कि जाना ज़रूरी नहीं है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। फिर वो सडनली सवाल उठा देता है कि अब हम मैरिज कर लें। तो ये सुन के वो बोलती है कि इससे अच्छा तो हमें उसकी बहन से मिल लेना चाहिए था। ये सुन के वो बोलती है कि हमें शायद थोड़ा दिन और रुकना चाहिए। और जैसे ही बोलने वाली होती है तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी आ जाती है। उसका गार्ड आता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मर्डर हो चुका है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम हॉर्स निकालो, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करने जाऊँगा। और जैसे ही ये सुनती है रजीना, उसको थोड़ा सुकून मिलता है कि चला भी गया। लेकिन फिर उसको लगता है कि यहाँ पर इतने मर्डर, फायर, ये सब कैसे हो रहा है, ये पक्का कोई ना कोई प्लानिंग की साजिश है। उसके बाद रजीना जब अपने रूम में जाती है तो वो अपनी पर्सनल डायरी खोजती है और जैसे ही वो डायरी खोजती है उसके साथ नेकलेस भी फंसा होता है जो उसको असर ने गिफ्ट करा होता है। वो नेकलेस देख के वो अजीब सा फील करने लगती है। फिर वो उसको साइड में रख के अपनी डायरी खोलती है। जैसे ही वो अपनी डायरी खोलती है वो देखती है वो तो पूरी ब्लैंक है, लेकिन उसमें तो उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी इवेंट्स के बारे में। और जैसे ही उसको ब्लैंक देखती है वो परेशान हो जाती है कि अब क्या हो गया, अब कौन सी ये नई मुसीबत है। और जैसे ही वो उसको ब्लैंक देखती है फिर आके बेड में बैठती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वो लेट जाती है क्योंकि वो इतना परेशान हो चुकी होती है, थक चुकी होती है सारे इवेंट्स से, क्योंकि उसको मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता होती हैं लेकिन ये टाइमलाइन उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है। फिर नेक्स्ट उसमें अशर जाता है उस मर्डर प्लेस में और देखता है कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड का मर्डर बहुत ब्रूटली हुआ होता है। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को बताता है कि तुम्हें ये ऐसा ऐसा करना है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है मैजेस्टी से मिलने, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है उनको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जैसे ही वो मैजेस्टी से मिलता है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन बताता है कि अभी तक क्या कैसे हो रहा है, बट अभी तक ये पता नहीं चलता कि उसका मर्डर किसने किया था। और फिर मैजिस्ट्रेट उससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी की डेट वगैरह फिक्स हो गई। और फिर वो ये सुन के बोलता है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पता चलता है वो लोग काफ़ी क्लोज़ हैं। और फिर नेक्स्ट उसमें दिखाया जाता है कि जो रचना रहती है वो लाइब्रेरी में कुछ देखने गई होती है। उसने कुछ बुक्स खोली होती है लेकिन उसको सारे इवेंट्स घूम रहे होते हैं कि कैसे उसके साथ अशर बिहेव करता है बहुत कामली, बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर बटलर आके उसको बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। जैसे ही वो नीचे आती है वो देखती है उसकी फ्रेंड ही मिलने आई है उससे। और जब उसकी फ्रेंड उसको देखती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है और फिर बोलती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हो, तुम परेशान तो नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उसको आके गले मिल लेती है। जैसे ही वो उसको गले मिलती है फिर उसको खींच के लेकर आके सोफे में बैठाती है और बोलती है चलो तुम कुछ स्नैक्स खाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हो तो अब तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और फिर वो लोग जैसे ही आके बैठते हैं तभी अशर आ जाता है। अशर उसको देख के बोलता है कि ओ यार तुम्हारे लिए तो गेस्ट आया है, मुझे भी हेलो बोलना चाहिए। और जैसे ही वो हेलो बोलने आता है वो बैठ ही जाता है रजीना के साथ। ये देख के उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही हैं गॉसिप्स के बारे में। तो वो बोलते हैं कि मैं भी इंटरेस्ट ले सकता हूँ गॉसिप्स में। और फिर ऐसे ऐसे उन लोग की बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो लोग बहस करने लगते हैं और इसको देख के रजीना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। फिर वो दोनों एक दूसरे को टोंट मारने लगते हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। और फिर उसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं। फिर रजीना को एकदम से याद आता है कि पहली वाली टाइमलाइन के हिसाब से तो यही दोनों को कपल होना चाहिए था, मैं तो उन लोग के बीच में आ गई। तो फिर वो वापस बैठ जाती है और फिर उन लोग की बातें सुनने लगती है। उसके बाद फिर उसकी दोस्त चली जाती है और जाते जाते बोलती है कि नेक्स्ट टाइम हम कहीं और मिलेंगे। उसके बाद फिर जब उसको छोड़कर वापस आती है तो उसका हस्बैंड सामने ही खड़ा होता है और उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई हो।
और फिर वो पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी फ्रेंड ज़्यादा अच्छी है ना मुझसे? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा तो मैं दिखता हूँ। और फिर वो उसकी चमक और खुशी देखकर बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है, उसको लगता है कितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और देन फिर वो वहाँ से चली जाती है ब्लश करते हुए। तभी वहाँ से उसका साइड में एक गार्ड आ जाता है जो स्पाई उसने लगाया था मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला वहाँ पर? तो उसने बोला कि हाँ, मुझे 3 और लाशें मिली हैं वैसी ही हालत में, लेकिन वो एक साथ थी एक गोडाउन के अंदर। फिर वो उस गोडाउन में जाके देखता है और उन सबकी हालत देख के उसको समझ में आता है कि इनका मर्डर भी बहुत ब्रूटली करा गया है, क्योंकि उन लोग का फेस पूरा चपटा कर दिया जाता है। फिर वो उससे कुछ बातें करने लगता है कि अब तुम इस वे में कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फिर एम्प्रेस, जो यहाँ की विलेनेस हो सकती है, उसकी एंट्री होती है एक बहुत ही ज़्यादा भयानक स्माइल के साथ, और वो कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ही रही होती है ओपेरा देखने। वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है उसको ओपेरा देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, क्योंकि जब वो लोग पिछली बार मिले थे तो उसका हस्बैंड उसका पीछे नहीं छोड़ रहा था। रजीना ने उसको समझाया कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, तो अब से अपन यहीं पर मिल लिया करेंगे, लेकिन तो भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी उससे। फिर वो रजीना को समझाती है हर चीज़ पैसा नहीं होता, तुमने उसको क्या देख के हाँ करा है। उसके बाद फिर वो सोचती है पिछली वाली लाइफ में उसने जब नॉवल पढ़ी थी तो उसको याद था जो उसकी फ्रेंड थी वो थी अशर, उसकी हस्बैंड की वाइफ। तो अशर ने उसको अपनी जान तक दी थी गिफ्ट में, क्योंकि उसने वो चीज़ मांगी थी, जो वो मांगती थी उसको वो मिल जाता था। तो वो इतना प्यार करता था उस इंसान से, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी वो उससे इस लाइफ में क्यों प्यार कर रहा है। उसके बाद फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो फिर रजीना अपनी दोस्त को उसके घर छोड़ती है, तो वो एक साथ जाते हैं। उसके बाद उसकी दोस्त बोलती है रजीना, क्या तुम बिना शादी करे मेरे साथ नहीं रह सकती? अपने लोग बहुत सारे पेट्स पालेंगे, तुम्हारे हस्बैंड से तो वो अच्छे होंगे। तो उस पेट का नाम सुन के उसको याद आता है कि वहाँ उसके हस्बैंड के पास भी तो एक कैट थी, लेकिन वो कैट आई कहाँ से। उसके बाद फिर वो सोचते सोचते उसका घर आ जाता है। वो उसकी दोस्त को अलविदा कहती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। और जाते जाते भी उसकी दोस्त उसको याद दिलाती है कि जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना, अपने हस्बैंड को मना कर दो और मेरे साथ रहो, लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और फिर वो बहुत गुस्से में निकल जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं घर जाके सोऊंगी, और उसकी झपटी लग जाती है गैरेज में ही। लेकिन एकदम से उसकी आँख खुलती है, क्योंकि उसको एकदम से झटका लगता है। तो जब उसकी आँख खुलती है तो आसपास देखती है, उसको समझ में नहीं आता। वो सोचती है पर्दे से बाहर देखने का, लेकिन अंधेरा रहता है तो कुछ दिखता नहीं। तो फिर वो उस बाहर जाने का सोचती है। उसके बाद फिर उसको आवाज़ आती है उसके ड्राइवर की कि माय लेडी, हमारे गैरेज में कुछ खराबी आ गई, इसलिए आप बाहर आ जाइए। पर वो आवाज़ उसको थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगती है, तो इसलिए वो पहले सोचती है, क्योंकि उसको डर भी लगता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बाहर निकलती है, और जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही दूसरी तरफ उसका हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक स्लेव मार्केट में आया था। उस स्लेव मार्केट में लोग इंसानों को बेच रहे थे। उसके बाद वहाँ पर एक इंसान की बोली चल ही रही थी कि अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो फिर वो खड़ा होता है और हंसने लगता है। तो उसके बाद वहाँ स्लेव मार्केट का ऑडिटर उससे पूछता है क्या हो गया सर, आपको कोई दिक्कत आ रही है? तो बोलता है कि नहीं है, बहुत हुआ, मुझे अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी तुम लोग को। तो फिर वो ऑडिटर घबरा जाता है। उसके बाद फिर वो एकदम तेज़ से चिल्ला के बोलता है अरेस्ट देम। और जैसे ही वो कहता है सारे पुलिस वाले और सोल्जर्स आ जाते हैं और सबको पकड़ने लगते हैं, क्योंकि स्लेव मार्केट इलीगल है वहाँ पर। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट लेने लगता है यहाँ पर कितने लोग थे, कितने ज़्यादा स्लेव थे। और फिर वो एकदम से याद करता है कि शायद एम्प्रेस का ही काम हो सकता है, और एम्प्रेस असल में उसकी बड़ी बहन है। फिर जब वो घर आता है तो वो सर्वेंट्स को परेशान देखता है, तो वो उनसे पूछता है क्या हुआ है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। तो वो चिल्ला कर पूछता है रजीना कहाँ है? और जैसे ही जो रजीना को ओपेरा लेके गया था वो सामने आता है, उसकी हालत देख के वो समझ आता है कि कुछ तो पूरा हुआ है। फिर वो बताता है कि रजीना किडनैप हो गई है। और फिर रजीना एक कुर्सी में बंधी हुई थी, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए, और वो हल्की बेहोशी की हालत में थी। उसको जैसे ही होश आया उसको याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था, और जैसे ही उसको वो सब याद आया वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। और फिर जैसे ही उसको होश आया वो पीछे जा रही थी थोड़ा कि उसको कुछ मिल जाए सहारे की, जिससे वो अपना हाथ और पैर की रस्सियाँ खोल सके। और उसको एक शार्प चीज़ मिल जाती है, एक शार्प कॉर्नर, जहाँ पर वो अपना हाथ खोल लेती है। और जैसे ही वो हाथ खोल लेती है वो पैर खोल कर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती है। फिर उसको एकदम से आवाज़ आती है कोई ऊपर आ रहा है। वो आवाज़ सुन के वो प्लानिंग करने लगती है कि अब मुझे कैसे यहाँ से बचना चाहिए। और फिर वो गेट के पास खड़ी हो जाती है, और वो जैसे ही वहाँ खड़ी होती है गेट खुल जाता है और एक आदमी अंदर आता है। उस आदमी को देखकर वो उसको धक्का देके आगे भागने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ से शायद निकल जाऊँ, लेकिन उसको नहीं पता था वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को देखकर वापस घबरा जाती है, क्योंकि कोई निकलने का मौका नहीं रहता। उसके बाद उसको 2 लोग घेर कर उसको धक्का दे देते हैं, और जैसे ही वो गिरती है उसके कमरे में बहुत तेज़ लग जाती है, और सब फिर उन लोग ने उसको पकड़ लिया रहता है। रजीना वापस बंदी बन जाती है।
जैसे ही वो बंदी बनाई जाती है उसको एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पर एम्प्रेस होती है। एम्प्रेस को देखकर वो समझ तो जाती है कि हाँ ये मुझसे ही मिल रही है, उन्होंने शायद मुझे किडनैप करा होगा। फिर एम्प्रेस ने डायरेक्ट पूछता है तुम्हारा रिश्ता क्या है ड्यूक एरिस के साथ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, उसको कोई मतलब नहीं आता इनको जवाब देने का। फिर वो सोचती है कि मैंने कैसे इन तीनों बच्चों को पाला है, एरिस, करंट एम्प्रेस और उनके बेटे लोगों, उनको उन तीनों ने ही पाला है। उसके बाद फिर वो उसको घूरने लगती हैं और फिर से पूछती हैं कि वो मॉन्स्टर है, तुम बताओ तुम्हारा रिश्ता क्या है। ये सुन के वो उनकी तरफ देखने लगती है कि क्या बोल रही हैं। फिर वो उनको बताती हैं कि एरिस ने ही अपने पापा की जान ली है, वो मर्डरर है उनका, तो उसके साथ कैसे रह सकती हो। ये सुन के भी वो शांत रहती है, वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको याद रहता है कि एरिस कितना अच्छा था उसके साथ। उसके बाद फिर एम्प्रेस जाने लगती हैं। जाते जाते वो उसके इतना करीब आ जाती हैं और इससे बोलती हैं याद रखना तुम्हारा पति मॉन्स्टर है या होने वाला पति, मुझे बस तुमसे मिल के देखना था कि तुम कैसी इंसान हो। और वो जाते जाते ऑर्डर देती हैं अपने सोल्जर्स को डिस्पोज ऑफ हर, क्योंकि वो नहीं चाहती अब कि वो एरिस से मिले वापस। वो एरिस को दर्द देना चाहती हैं कि जो भी उसके करीब जाए वो सारा मर जाए। फिर उसमें एक सोल्जर उसकी रिंग उतार के फेंक देता है जिस रिंग में उसको ट्रैक करने का ज़रिया था। वो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद फिर वो एम्प्रेस को इन्फॉर्म करता है कि उसने उसको डिस्पोज कर दिया। इधर साइड एरिस उसको ढूंढ रहा होता है, उसको वो रिंग मिलती है जहाँ पर उसने ट्रैक करा था उसको। वो रिंग देख के वो समझ तो जाता है कि ये लोग समझ गए हैं। उसके बाद फिर वो लोग एरिस को मारने वाले हैं। फिर वो लोग रेजिना की तरफ बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। जैसे ही वो लोग अपना तलवार उठाते हैं रेजिना को मारने के लिए, रेजिना बोलती है वेट प्लीज़ मेरी बात मान लो, मेरी ये आखिरी विश है कि मुझे कैंडी खानी है। वो बस कन्विंस करने की कोशिश करती है, थोड़ा उसको टाइम मिल जाए कि वो कुछ प्लानिंग कर सके यहाँ से बस से निकलने की, क्योंकि मरना तो उसको भी नहीं था, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था क्या करे। उसके बाद फिर एक सोल्जर उसके सामने कैंडी ला के रख देता है। वो कैंडी वो खा लेती है और फिर सबसे बोलती है, क्योंकि अब वो जान चुकी होती है वो नहीं निकल सकती यहाँ से, तो वो बोलती है प्लीज़ इसको पेनलेस बनाना। बट जैसे ही वो नीचे रुकती है उसको एक एहसास होता है, उसको लगता है कि एरिस आ गया है। वो अपना सर उठाती है और उसके बाद सच में एरिस दरवाजे के पास होता है और उन सोल्जर्स को मार रहा होता है। ये देख के उसको एक नई होप मिलती है। उसको देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको एरिस को देख के बहुत ज़्यादा प्यार आया था। वो ऐसे भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन एक सोल्जर ने उसको गले से पकड़ के एरिस को डरा रहा था कि तुम साइड हट जाओ वरना मैं उसको मार दूंगा, मेरी जान बख्श दो। ये देखकर एरिस सभी सोल्जर्स को बोलता है अपने कि अभी कुछ मत करना, तलवार नीचे रख दो। उसके बाद वो दोनों एरिस और रेजिना दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन रेजिना अपना पैर से धक्का मार के उसको भागती है उसकी तरफ, लेकिन उस सोल्जर ने उसकी गर्दन काट दी होती है। बट पता नहीं कैसे रेजिना वापस गिर जाती है, मर जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो वापस आ जाती है। ऐसा होता है कि नॉवेल चाहता ही नहीं है कि रेजिना बाहर जाए उस बॉडी के, और जैसे ही वो वापस अपनी लाइफ में आती है एशर उसके पास आता है और उसको गले लगा लेता है उस सोल्जर को मार के जिसने रेजिना को मारा था, और गले लगाकर उसको अपनी गोदी में उठा के ले जाता है कि अब चलो तुम घर, तुम रेस्ट करना, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होगी, क्योंकि रेजिना की पूरी बॉडी में खून लगा हुआ था। और इसके देख के एशर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो लोग स्टडी रूम में बैठे हुए थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। देन फिर रेजिना पूछती है कि मैं बाहर जा सकती हूँ क्या, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर में हूँ और मैं बोर हो रही हूँ। तो अशर बोलता है बिल्कुल नहीं। ये सुन के वो एकदम शांत हो जाती है और फिर बोलती है कि बट क्यों नहीं जा सकती। तो अशर बोलता है कि नहीं, तुम अभी किडनैप हुई थी और तुम्हारी सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब फिर वो सच में याद करती कि हाँ उस दिन जब किडनैप हुई थी तो कैसे आई थी, खून में एकदम लथपथ, सब परेशान हो गए थे और सब रोने लगे थे। पर तो भी उसने बोल दिया था कि वो ठीक है, लेकिन तो भी वो ठीक नहीं थी क्योंकि उसको चोटें तो लगी ही थी। देन फिर वो याद करती कैसे अशर ने उसके लिए एक पूरा मॉनिटरिंग शेड्यूल बनाया है, खाना पीना सोना एवरीथिंग। वो याद करके वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर बोलती है, फिर उसको अशर एक आइडिया देता है कि तुम टी पार्टी कर सकती हो, पीपल को बुला सकती है और तुम उनके साथ बैठ के मिल के बात कर सकती हो। उसने बोला ये आइडिया तो अच्छा है। देन फिर वो याद करती कैसे सर उसका कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। देन फिर वो अपनी बुक उठाती है और उससे पूछती है ठीक है वो तो मैं समझ गई, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुम मुझे घूर रहे हो। तो बोलता है कहीं तुम फिर से मेरी नज़रों के सामने से दूर ना चली जाओ। फिर वो बोलती है ऐसा नहीं होगा, घर से मुझे कौन ही किडनैप करेगा। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी तुम अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है इसलिए मैं यहीं से बैठ के काम करूँगा। देन फिर वो परेशान हो जाती है, फिर बोलती है कोई मतलब नहीं है इसको समझाने का। उसके बाद वो खुद पढ़ने लगती है इधर उधर देखते हुए। देन फिर जब उसका पढ़कर होता है तब तक शाम हो चुकी होती है और फिर वो उसकी नज़र जाती है अशर के ऊपर जो ऑलमोस्ट सो चुका होता है, उसकी झपकियाँ लग रही होती हैं। ये देख के उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, तो वो उठ के उसके पास जाती है, लेकिन उसको खुद नहीं पता चलता वो कितनी ही समय उठकर उसके पास चली गई। जैसे ही वो उसको छूने वाली थी तभी उसको एकदम से आता ये मैं क्या करूँ, मैं उसकी नींद ख़राब कर सकती हूँ। लेकिन अशर को महसूस हो चुका होता है कि वो उसके पास है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी गोदी में बैठा देता है और फिर बोलता है
कि डोंट लीव मी, ओके। उसके बाद उसको गले लगा देता है। तभी वहाँ पर एक बटलर आ जाता है और वो बोलता है कि सर आपके लिए एक इन्विटेशन आया है मेजेस्टी की तरफ से। ये सुन के वो घबरा जाती है, अब क्या हो गया। देन फिर अशर उसको पढ़ के बताता है कि मेजेस्टी ने उसको बुलाया। ये सुन के तो वो और घबरा जाती है। फिर 3 दिनों बाद जब वो उनसे मिलने जाते हैं तब वो देखती है मेजेस्टी को, जो उससे उसके हस्बैंड से बिल्कुल अलग दिखती है, भाई होने के बाद भी। देन फिर वो उसे ग्रीट करती है। फिर मेजेस्टी उन लोग को बैठने के लिए बोलता है। फिर मेजेस्टी पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम किडनैप हो गई थी। तो फिर वो ये सुन के और ज़्यादा बोलती है कि ये इसको भी पता चल गया, ये तो एक गॉसिप की तरह फैल रहा है। देन फिर वो याद करती है उन लोग का फैमिली, पूरा उनकी फैमिली पोर्ट्रेट दिखती है, जब उसको लगता है कि तीनों जो भाई बहन हैं सब अलग अलग दिखते हैं। उसके फिर वो याद करती है कैसे पिछले वाली ज़िंदगी में अशर ने उसको धोखा दे दिया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी नॉवल पढ़ी हुई थी। तो उसको याद था कि अशर ने अपने भाई को धोखा दे दिया था किसी चीज़ की वजह से। लेकिन इस बार शायद वो चीज़ बदल जाए। उसके बाद फिर वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने वाले रास्ते में वो उसको घूर रहा होता है और देख रहा था वो कितनी ज़्यादा नर्वस थी। देन फिर वो उसका हाथ मांगता है और उससे बोलता है अपना हाथ दो, और फिर वो उसको एक रिंग पहना देता है। तो बोलती है आपको ये रिंग कैसे मिली। तो जैसे वो किडनैप हुई थी तब उसने फेंक दी थी। तो उसने बोला इस रिंग में मैंने ट्रैप लगाया था जिससे मैं ट्रैक कर सकूँ कि अगर तुम कहीं चली गई तो। ये सुन के उसका पूरा दिमाग ही कर रहा था। वो बोलती है कैसा बंदा है। उसके बाद जो उनकी मदर होती है वो सोल्जर्स के साथ बैठी होती हैं और सोच रही होती है वो लड़की बच कैसे गई। देन फिर वो उसको ऑर्डर देती हैं कि तुम कैसे भी उसको वापस पकड़ के लाओ। देन फिर वो अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है वहीं पर। जब वो अपने दोस्तों से मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो उनसे मिलती है और वो उनसे मिलने की कोशिश करती है वीक, क्योंकि वैसे भी वो 2-3 हफ्तों से कहीं गई नहीं थी। तो अशर ने उसको परमिशन दी थी ठीक है जाके मिलो। लेकिन हमेशा की तरह उसके दोस्तों की लड़ाई होने लगी। वो जैसे ही बैठी वैसे ही वो लोग लड़ने लगे किसी बात को लेकर। फिर उसने उसको केक खिलाया कि अच्छा ठीक है छोड़ो लड़ाई छोड़ो और केक खाओ। लेकिन उसने केक खाया नहीं, उसकी स्ट्रॉबेरी उसके स्कर्ट पे गिर गई। देन फिर वो बोलती है कोई बात नहीं मैं इसको क्लीन करके आती हूँ। लेकिन जब वो अंदर जा रही होती तब वो किसी से टकरा जाती है और फिर उसको एक्सक्यूज़ मी बोल के चली जाती है। लेकिन वो लड़का थोड़ा अजीब था। उसके बाद फिर वो वापस आके बैठती है और फिर थोड़ी देर बात करके वो लोग चले जाते हैं। जब वो घर जाती है तो वो बताता है कि उसके स्टडी रूम में है। वो जाके अशर से मिलती है। फिर बोलती है ये तुम्हारे हाथ में कैसे लगी। तो फिर उसको याद आता है वहाँ जिस दिन वो थी उस दिन उसके हाथ में वो लगा था, लेकिन वो हाथ बहुत गहरा था इस वजह से वो ठीक ही नहीं हुआ। फिर वो उसका हाथ लेती है और बोलती चलो ठीक है मैं कोशिश करती हूँ उसको सही करने, लेकिन उसके पास एक हीलिंग पावर थी जिसके बारे में वो भी नहीं जानती। लेकिन वो उसको करने में नाकाम हो रही थी। तभी उसके बाद अशर ने बोला कोई बात नहीं मैं हेल्प करता हूँ। और जैसे ही हम लोगों ने साथ में मिलकर उसको ठीक करने की कोशिश करी वो ठीक हो गई। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शौक हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि वो चोट उसकी वजह से लगी थी। उसको गिल्ट था कहीं। देन फिर वो लोग थोड़ा अपना पर्सनल मूवमेंट इन्जॉय करने लगते हैं। उसके बाद फिर वो घबरा जाती है और उठ के एकदम से चली जाती है। और फिर वो जब अपने बेडरूम में जाती है वो अपने बिस्तर में लोट-पोट होकर शर्माने लगती है। वो बोलती है ऐसा क्यों हो रहा है, पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसको याद था पिछली लाइफ में वो बहुत ज़्यादा रूड था उसके साथ, लेकिन इस वाली लाइफ में वो काफ़ी अच्छा है। देन फिर नेक्स्ट डे वो एक म्यूजियम जाती है, वहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह देखने। तभी उसको वो लड़का मिलता है और उसको याद आता है ये तो वही था जो मुझे उस दिन टकराया था। उस लड़की को देख के उसको ग्रीट करती है और पूछती कि आप यहाँ काम करते हो। तब वो बताता है उसको कि हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ। फिर वो उसको कुछ और ज़्यादा स्टोरीज बताने लगता है उसकी पावर्स के बारे में। उसने ये नहीं बताया था कि पावर मेरी, लेकिन उसको जानना था। फिर वो और जानने के लिए और म्यूजियम के अंदर जाती है और कुछ इक्विपमेंट्स देखती है। पहले जिनके पास ऐसी पावर उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स थे, वो सब वो देखती है। और फिर नेक्स्ट डे वापस आने का प्लान बनाती है। फिर वो घर आ जाती है और फिर घर आती है तो वो भाई उनको मेड याद दिलाती कि सर खाने के लिए वेट कर रहे हैं आपका। लेकिन फिर वो उसको याद आता है उसका प्रीवियस दिन का। तो फिर वो अपने रूम में ही खाना खाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अशर आता है, तैसे उसका खाना फिनिश होता है। वो बोलता है कि मुझे मेड ने बताया कि तुम थकी हुई थी इसलिए तुम रूम में खा रही हो। फिर वो बोलती है तो भी मुझे सिर्फ तुमसे ही बचना था, लेकिन अब तुम यहाँ आई गए हो। उसके बाद फिर वो उसको बैठ के डराने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। देन फिर वो उसको बताता है जिस टी पार्टी की मैं बात कर रहा था उस टी पार्टी का इन्विटेशन। वो बोलती है वो अच्छा। उसके बाद फिर वो बोलती है ठीक है मुझे दिखाओ। फिर वो नेक्स्ट डे वहाँ टी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जब वो वहाँ टी पार्टी में पहुँचती है तो वो याद करती है टी पार्टी बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि जो ये टी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है वो टी अपने घर की गार्डन में ही उगाती है। फिर जब वो वहाँ पहुँचती है वो देखती है उस टी की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए। जब वो टी को निकाल के उसको सर्व करते हैं तब वो टेस्ट करके उसको बोलती है सच में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा अलग है। उसके बाद फिर उसका बटलर आके बोलता है कि मैम कुछ काम आ गया है, तो वो वहाँ से चली जाती है। देन फिर सब लोग बात करने लगते हैं रचना से कि रचना फर्स्ट टाइम किसी ऐसी टी पार्टी में गई हुई। तो रचना उन लोग को अपनी स्टोरी बताने लगती है कि वो कैसे मिले, क्योंकि वो लोग पूछ रहे थे। देन फिर तभी वहाँ पर हमेशा एक विलन तो होता ही है हर उसमें। तभी वहाँ पर उसकी एंट्री होती है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो बस उनके पीछे पड़ गई हो। ये सुन के वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं, उसने मुझे प्रपोज करा था। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। वहाँ पर अशर आ चुका होता है और अशर को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं।
अशर फिर उन सबको ग्रीट करता है और बोलता है मेरी बीवी का ध्यान रखना क्योंकि वो इन सब चीज़ों में नहीं है। फिर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और उसे किस करके बोलता है मैं ये करना भूल गया था इसलिए मैं यहाँ आया था। और ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लगता है सबको और सबको लगता है कि हाँ ठीक है, जो रजीना बोल रही है वही सही है। फिर जो वो लेडी रहती है जिसने ये सारे प्लानिंग करी होती है वो उठ के चली जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। फिर उसके बाद वो जब चली जाती है तो मैडम जिसने ये टी पार्टी रखी थी उसने बोला कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तो बोलती है अरे कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देन फिर वो लोग अपनी जाने की तैयारी करने लगते हैं, तभी वो उसको अलविदा बोलकर वो फिर निकलने लगती है। तभी वो एक लेडी से मिलती है जो अपनी डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये आपसे मिलना चाहती थी और मैंने इसको बोला था कि आपसे बात करें क्योंकि अब यहाँ पर नहीं थी। फिर जब उसने उससे बात करी उसको काफ़ी अच्छा लगा। देन वो अपने घर के लिए निकल गई। फिर नेक्स्ट डे जैसा कि उसने कहा था वो म्यूज़ियम जाएगी, तो फिर वो वापस गई थी वहाँ पर और फिर उसने कुछ ऐसा जाना अपनी पावर के बारे में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो वापस निकल गई अपने घर के लिए। घर जाने की तरफ उसने याद करा कि हाँ अभी उसको अशर को भी फेस करना है जो उसके साथ बैठ के खाना खाता है, हर चीज़ करता है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई।